नमस्कार दोस्तों। आप हम सभी हिंदुस्तानी अयोध्या राम मंदिर और आगामी 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर इतने उत्साहित हैं, किंतु ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी इस भावनात्मक मुद्दे पर भी राजनीति कर रही है? और हद तो यह है कि अब इतनी पुरानी पार्टी की राजनीतिक पराकाष्ठा यहां तक पहुंच गई है कि वह राम मंदिर के भव्य कार्यक्रम का आमंत्रण तक स्वीकार नहीं कर रही है। हालांकि पार्टी के अंदर भी अंतर्विरोध है। आखिर कोई तो कारण होगा। क्या सेकुलर वोटों की राजनीति का दबाव है, या इनकी राजनीतिक नीयत और नियति ही यही रह गई है? अब अगर हम यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी का इस मुद्दे पर इतिहास ही ऐसा रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सोनिया और राहुल गांधी तथा उनसे पहले राजीव गांधी भी अयोध्या विवाद पर अलग अलग मौकों पर अक्सर अलग अलग भाषा में बात करते थे। उनके सामूहिक प्रयासों से कभी कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिल सका है। 1989 में तब के प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी ने राम राज्य का वादा करते हुए अयोध्या में सरयू नदी के तट से अपना लोकसभा अभियान शुरू किया था। राजीव गांधी और उनकी टीम ने विवादित स्थल पर शिलान्यास भी किया था, लेकिन 1989 की चुनावी हार और मुस्लिम वोटों के नुकसान के बाद राजीव गांधी ने राम राज्य के बारे में बात करना बंद कर दिया। चुनावी संदर्भ में देखा जाए तो राम राज्य के वादे से लेकर बाबरी मस्जिद की रक्षा तक की टिप्पणियों ने 1992 के बाद से कांग्रेस को कभी वोट नहीं दिलाए हैं। उत्तर प्रदेश में 1998 के बाद से लगातार विधानसभा और संसदीय चुनाव के नतीजों में देखा गया कि मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में भी पार्टी बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं दिखा सकी। दरअसल निजी तौर पर ज्यादातर कांग्रेसी राम मंदिर मुद्दे पर निष्पक्ष या पारदर्शी तरीके से बात करने से बचना पसंद करते हैं। कुछ अजीब कारणों से पार्टी ने लगभग 3 दशकों से कोई विशेष एआईसीसी सत्र बुलाने या अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को सुनने और अपना स्टैंड क्लियर करने से इनकार कर दिया है। लेकिन इससे अलग यह भी कट्टू सत्य यह भी है कि वर्ष 1992 में जब कारसेवकों ने अपना प्रण पूरा किया था तो इस समय केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। इसलिए राम मंदिर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और बाबरी विध्वंस तक की घटनाओं में एक ऐसा कांग्रेसी नेता आज तक चर्चाओं में बना हुआ है जिसकी भूमिका आज तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वर्ष 1992 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की। ऐसा क्या कारण है कि आज उनकी अपनी कांग्रेस पार्टी में कोई भारत की औद्योगिक क्रांति के जनक का नाम भी लेना जरूरी नहीं समझता है? नरसिंह राव की जीवनी हाफ लाइन हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, जिसके लेखक विनय सीतापति थे, में उन्होंने अयोध्या मामले में राव को एक तरह से क्लीन चिट दी थी। सीतापति ने अपनी किताब जारी होने के वक्त बीबीसी संवाददाता रेहान फजल से कहा था, नवंबर 1992 में 2 विध्वंसों की योजना बनाई गई थी। एक थी बाबरी मस्जिद की और दूसरी खुद नरसिम्हा राव की। संघ परिवार बाबरी मस्जिद गिराना चाह रहा था और कांग्रेस में उनके प्रतिद्वंद्वी नरसिम्हा राव को पता था कि बाबरी मस्जिद गिरे या न गिरे, उनके विरोधी उन्हें जरूर 7 आरसीआर से बाहर देखना चाहते थे। नवंबर 1992 में सीसीपीए की कम से कम 5 बैठकें हुईं। उनमें एक भी कांग्रेस नेता ने नहीं कहा कि कल्याण सिंह को बर्खास्त कर देना चाहिए। विनय सीतापति ने बीबीसी से कहा था कि उनका शोध बताता है कि यह बात गलत है कि बाबरी मस्जिद गिराए जाने के समय नरसिंह राव सो रहे थे। नरेश चंद्रा और गृह सचिव माधव गौड़ बोले इस बात की पुष्टि करते हैं कि वो उनसे लगातार संपर्क में थे। इससे अलग जाने माने दिवंगत पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी आत्मकथात्मक किताब बियॉन्ड द लाइन्स में इस बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने लिखा, समाजवादी नेता मधु लिमये ने मुझे बताया कि पूजा के दौरान जब राव के एक सहयोगी ने उनके कान में कहा कि मस्जिद नेस्तनाबूद कर दी गई, तब कुछ ही सेकंडों में पूजा संपन्न कर राव उठे। वह मस्जिद टूटने के दौरान घंटों पूजा पर बैठे रहे, बल्कि ये हिदायत भी दे गए कि मुझको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। क्या ये बात वाकई सच है? नरसिम्हा राव ने भी अपनी पुस्तक में कुछ बातें कही थीं। एक तरफ जहां पुराने नेता कहते हैं कि अयोध्या मुद्दा सबसे पुरानी पार्टी को भ्रमित और विभाजित कर रहा है। 1992 में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ तो पीवी नरसिम्हा राव चुपचाप बैठकर दूरदर्शन देख रहे थे। वर्षों बाद राव ने अपने कांग्रेस सहयोगियों पर पलटवार करते हुए
उन पर बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान कुटिल चाल चलने का आरोप लगाया था। राव की मौत के 1 साल बाद यानी 2005 में प्रकाशित अपनी पुस्तक अयोध्या 6 दिसंबर में उन्होंने लिखा, घटना के बाद बहादुरी भरे शब्द कहे जा रहे हैं और लोग संतों की तरह लग रहे थे जो सब कुछ पहले से जानते थे। विनाश का पूरा नाटक करने के बाद वे चाहते थे कि इतिहास में खुद को कुछ विशिष्ट भूमिका सौंपी जाए, कुछ ऐसा जिस पर गर्व किया जा सके। कारसेवकों द्वारा मस्जिद को ढाए जाने से कुछ दिन पहले नरसिम्हा राव के कैबिनेट सहयोगी और आलोचक अर्जुन सिंह ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मुलाकात की थी और घोषणा की थी कि सब ठीक हो जाएगा। बाद में अर्जुन सिंह ने राव के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया और उन पर विध्वंस की अनुमति देने का आरोप लगाया। अपनी पुस्तक में नरसिम्हा राव के तर्क का जोर इस बात पर है कि जहां कल्याण सिंह सरकार और भाजपा एक तरफ पूरी तरह से जिम्मेदार थे, वहीं उनके कांग्रेस सहयोगियों को भी राजनीतिक और वोट अर्जित विचारों द्वारा निर्देशित किया गया था। राव ने अपनी किताब में लिखा है, उन्होंने पहले ही मन बना लिया था कि इस त्रासदी के लिए एक व्यक्ति को ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उन्हें मुझे पीटने के लिए एक छड़ी मिल गई थी, मैं इसे समझ गया था। किताब के एक अध्याय में राव ने दावा किया कि इन अनाम कांग्रेस नेताओं ने 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद गिरने से काफी पहले एक महत्वपूर्ण कैलकुलेशन की थी। इसके मुताबिक अगर सफलता मिली होती तो वे आसानी से श्रेय साझा करेंगे या इसे अपनी झोली में डाल लेंगे। इसलिए वे या तो सफलता के लिए या किसी बहाने के लिए पर्दे के पीछे से चाल चल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गांधी परिवार का भी इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अलग अलग दृष्टिकोण रहा। दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद गिरी, सोनिया गांधी ने शायद पहली बार अपना राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में पी. चिदम्बरम और ट्रस्ट के अन्य सदस्यों को खारिज करते हुए एक बहुत ही कड़ा बयान जारी करते हुए कहा, अगर राजीव जीवित होते तो उन्होंने बाबरी विध्वंस की अनुमति नहीं दी होती। तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री चिदम्बरम और कुछ अन्य लोगों ने तर्क दिया था कि इस मुद्दे पर टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रस्ट के एक सदस्य जो उस समय वहां मौजूद थे याद करते हैं कि सोनिया गांधी अस्वाभाविक रूप से मुखर थीं और उन्होंने उनसे कहा था कि अगर राजीव गांधी फाउंडेशन अपने आक्रोश की भावना को व्यक्त करने में विफल रहता है तो इससे नेहरू गांधी विरासत कमजोर हो जाएगी। राव भी फाउंडेशन के सदस्य थे। जनवरी 1998 में जब सोनिया गांधी औपचारिक रूप से राजनीति में शामिल हुईं तो उन्होंने हैदराबाद में यह बयान फिर से दोहराया। मुख्य रूप से मुस्लिम दर्शकों की एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर गांधी परिवार का कोई भी सदस्य सत्ता में होता तो बाबरी ढांचा ध्वस्त नहीं होता। संयोग से राहुल गांधी ने अप्रैल 2007 में यही बयान उत्तर प्रदेश में दोहराया था। कहा जाता है कि मई 1991 में अपनी हत्या से 1 महीने पहले राजीव गांधी ने सोनिया गांधी से कहा था कि अगर बाबरी मस्जिद को छूने की कोई भी कोशिश की गई तो वह उसके सामने खड़े हो जाएंगे। 2004 में एक दुर्लभ टीवी साक्षात्कार में सोनिया गांधी ने बाबरी विध्वंस के बारे में फिर से बात की और घटना को याद करते हुए उन्होंने कहा, ठीक है, मैं राजनीति में नहीं थी। राजीव गांधी फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में हमने एक बहुत मजबूत बयान जारी किया था। वह एक ऐसा दिन था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। वास्तव में उस दिन न केवल आंसू आए, हम सभी व्याकुल थे। केंद्र में कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन यह मत भूलिए कि यूपी में भाजपा सरकार थी। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में हमने आपको एक बेहद रोचक जानकारी के बारे में विस्तार से बताया है। हम आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी एवं अन्य विपक्ष अयोध्या राम मंदिर के मुद्दे पर पूरी तरह से असमंजस की स्थिति में रहा है और पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय से उनका यह कन्फ्यूजन घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है, जिसका ही कारण है कि उन्होंने आज भी इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया है। यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया साइट पर जरूर शेयर करें ताकि यह दिलचस्प स्टोरी और लोगों तक भी पहुंच सके। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वह भी एक अपने कमेंट के साथ।
हमें आपके कमेंट और सपोर्ट का इंतजार रहेगा।